हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको विश्व में आशुलिपि का उदय एवं विकास इस टॉपिक पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पूर्व में हमने आपको बताया था कि आशुलिपि का उद्देश्य एवं महत्व क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ पहले से ही लिख करके रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा सुविधा हो। जैसे कि इसके उदय के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण एवं तिथि ज्ञात नहीं है, किंतु 63 ईस्वी पूर्व में रोमन सम्राट सिसरो के सेक्रेटरी, जिनका नाम था मार्कस तुलियस तीरो, की एक आशुलिपि पद्धति जो उनके द्वारा विकसित की गई थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और रोमन सम्राट के सदस्यों के भाषणों को लिखने के लिए इस पद्धति, जिसका नाम उन्होंने दिया था तीरो पद्धति, का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ही फेमस थी। 63 ईस्वी से पूर्व कोई ऐसी पद्धति वहाँ पर उस समय ज्ञात नहीं थी, तो इसी का ही प्रयोग किया जाता था, जिसका सबसे पहले प्रयोग रोमन सम्राट सिसरो के जो दरबार में सदस्यों के भाषणों को लिखने के लिए किया जाता था। रोमन साम्राज्य जब बहुत समय के बाद में नष्ट हो गया, उस पर दूसरे राजाओं ने विजय प्राप्त कर ली, तब भी कई शताब्दियों तक ये तीरों की पद्धति चलती रही, जिसकी खोज की थी, जिसके आविष्कारक थे मार्कस तुलियस तीरो। ये कौन थे? ये रोमन सम्राट सिसरो के सेक्रेटरी थे। उसके बाद में 625 ईस्वी में क्वेटायर क्वेटायर द्वितीय के राज्य में डिप्लोमा देने के लिए भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। क्वेटायर एक सम्राट थे, इनका नाम था क्वेटायर द्वितीय भी इनको कहते हैं। इन्होंने समझा कि एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए, ऐसे पद्धति का ज्ञान युवाओं को होना चाहिए जिससे वो कम समय में किसी के भाषणों को रिकॉर्ड कर सकें, जिसमें कम समय लगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य में इसका एक पाठ्यक्रम चलाया, और जो भी उसको सीखता था उसमें उसको वो डिप्लोमा देते थे। तो वहाँ पर जो पद्धति चलती थी वो तीरों की पद्धति चलती थी, और आपको पता है कि तीरों की पद्धति के जो आविष्कारक थे वो मार्कस तुलियस तीरो थे। उसके बाद में पेरिस के हर्मोजीन्स की पांडुलिपि में 10वीं शताब्दी में टेचिग्राफी में लिखी गई सामग्री मिलती है। ये पेरिस की बात है। पेरिस में पांडुलिपि मिली थी हर्मोजीन्स में, जो टेचिग्राफी अर्थात आशुलिपि में लिखी हुई थी, संकेत लिपि में लिखी हुई थी। उसके बाद में वेटिकन में एक पांडुलिपि मिली जिसमें 47 पृष्ठ थे, ये भी टेचिग्राफी में लिखे थे, जो 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। उसके बाद में 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि का प्रयोग नोवा नोटोरिया के नाम से किया जाता था। पहले किया गया तीरों के नाम से, उसके बाद में 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसकी खोज हुई और खोजकर्ता ने उसको नाम दिया नोवा नोटोरिया। उसके बाद में ईसाई चर्च के विकास, ईसाइयों का जो चर्च होता था उसमें जो पादरी होते थे उनके प्रवचनों को लिखने के लिए आशुलिपि की कला वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, वो बहुत ज़्यादा लिखते थे। लेकिन बीच में इनके लिखने वाले जो सीखने वाले थे उनकी कमी हुई, और बहुत लगभग 300 वर्षों तक उनके प्रवचनों को लिखने के लिए किसी भी आशुलिपि का कोई प्रयोग नहीं किया गया, कोई लिखने वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। उसके बाद में भारत में आशुलिपि का चलन एवं महत्व आदिकाल से चला आ रहा है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय परंपरा में गणेश को ही, जो हमारे गणेश भगवान हैं, उन्हीं को लेखन विद्या का जन्मदाता माना जाता है,
जिन्होंने महाभारत का लेखन किया था। क्योंकि एक ऐसी ही एक कथा चरितार्थ है कि जब वेद व्यास जी को महाभारत को लिखने का कार्य सौंपा गया, तब उनके सामने यह गहन समस्या उत्पन्न हुई कि हम तो बताएंगे, हम स्मरण करेंगे और उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे, तो लिखेगा कौन? कोई ऐसा लिखने वाला महापुरुष होना चाहिए जो उसको तेज गति से लिख सके। तब वो भगवान शंकर के पास गए और उनसे उनके पुत्र को उनसे इस लेखन को लिखने के लिए उनसे मांग लिया। तो तभी से कहा जाता है कि गणेश भगवान, वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश भगवान उसको बहुत तेज गति से उसको लिखते थे। तभी से मानते हैं कि गणेश भगवान ही लेखन विद्या के जन्मदाता भारत में माने जाते हैं। उसके बाद में महर्षि कालिदास की जो कृतियाँ थी उसमें लिपिक शब्द आया। लिपिक मतलब जो लिखने वाला था, लिपि को लिखने वाला, लिपिबद्ध करने वाला। उसके बाद तमिल के जो लेखक थे उनके पुस्तकों में स्क्राइब का मतलब भी लिखने वाला होता है, जो स्क्राइब्स ये शब्द उसमें उल्लेख मिला, जो तमिल के जो लेखक थे। उसके बाद में जब हमारे देश में मुग़ल साम्राज्य आया, तो मुग़लों के जो शाही फरमान होते थे उनको भी लिखने के लिए उनके राज दरबार में कातिब होते थे। कातिब वह व्यक्ति होते थे जो भी उनके वहाँ फरमान दिए जाते थे, आदेश दिए जाते थे, उनको लिखा जाता था, लिपिबद्ध किया जाता था, वो व्यक्ति कातिब कहलाते थे। उसके बाद में आधुनिक आशुलिपि का पुनर्जन्म। आधुनिक आशुलिपि जो हम लोग इस समय सीखते हैं, जो ज़्यादा ही लेटेस्ट मानी जाती है, उसका पुनर्जन्म इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल से माना जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सन 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर त्रिमोती ब्राइट ने एक आशुलिपि की पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसको बाद में ब्राइट कैरेक्टरी का नाम दिया गया। ये इनके जो राइटर थे नाम था डॉक्टर त्रिमोती ब्राइट। इन्होंने पुस्तक को नाम दिया ब्राइट कैरेक्टरी। कहा जाता है यह जो पुस्तक थी यह ध्वनि के सिद्धांत पर आधारित पुस्तक थी। इसमें ध्वनि लेखन बहुत हद तक प्रतिपादित किया गया था। इसके पूर्व की जितनी भी आशुलिपि पद्धतियाँ थी वो सब एक दूसरे की नकल करके बनाई गई थी, एक दूसरे पर आधारित थी, अनुकरण की गई थी और उसमें अधिक गति को लाना संभव ही नहीं था। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ध्वनि विज्ञान का विषय भाषा शास्त्रियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। अर्थात जितने भी विद्वान लोग थे, शास्त्री लोग थे, उन्होंने ये ठान लिया कि अब हम ध्वनि लेखन विज्ञान में कुछ खोज करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लेखक होता था वो ध्वनि लेखन विज्ञान पर ही अपना मस्तिष्क फोकस करता था। उसके बाद में डॉक्टर रॉबिन्स ने 16वीं शताब्दी के अंत में संस्कृत की पढ़ाई यूरोपीय देशों में प्रारंभ होने से भाषाओं के तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन से यूरोपीय भाषा शास्त्रियों को भारतीय ध्वनि विज्ञान की परंपरा का ज्ञान हुआ। संस्कृत की ध्वन्यात्मक संरचना से प्रभावित होकर अनेक भाषा शास्त्रियों ने इस ओर कार्य किया। क्योंकि जो संस्कृत भाषा है, ये कहते हैं संस्कृत भाषाम सर्वभाषाम जननी अस्ति, तो इसमें जो ध्वनि है वो उसी की उत्पत्ति से विश्व की सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो जितने भी यूरोपीय देश थे वो सभी संस्कृत की पढ़ाई करने लगे और अब बहुत ही गहन विश्लेषण और अध्ययन किया अपने देश की भाषाओं से, उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि भारतीय ध्वनि विज्ञान आखिर है क्या। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद में इस ध्वनि विज्ञान में महारत हासिल की और इस कार्य को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि ध्वनि के आधार पर
आशुलिपि लिखने का प्रयोग पहली बार जॉन बिलिस की 1602 ईस्वी में प्रकाशित पद्धति जिसका नाम था एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी। ये 1602 में जॉन बिलिस ने प्रकाशित की थी अपनी आशुलिपि की पुस्तक, जिसका नाम था एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में किया था। ये ध्वनि के आधार पर पहली पुस्तक थी में किया गया। इसके बाद में थॉमस सेल्टन ने 1626 ईस्वी में शॉर्ट राइटिंग टेचिग्राफी जिग्लोग्राफिया नाम से आशुलिपि पद्धतियाँ निकाली, जिनका प्रयोग सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी लिखने के लिए किया। उसके बाद में 1626 ईस्वी में जेनरिया रिच ने अपने चाचा विलियम कार्टराइट की सेमियोग्राफी को नया रूप दिया। कार्टराइट और रिच, ये दो वैज्ञानिकों के नाम हैं, और रिच की पद्धतियों का प्रयोग थॉमस गुर्नी ने किया, जो कालांतर का मतलब आगे चल करके भविष्य में गुर्नीज ब्रेचिग्राफी कहलाई। वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे की कार्यवाही की शब्दशः रिपोर्ट
इसी पद्धति के आशु लेखकों ने लिखी थी। कौन से आशु लेखकों ने? जो गुरनीस के थे। गुरनीस जो बेचिग्राफी समूह से जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसके सीखने वाले जो आशु लेखक थे, उन्होंने ही वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे की कार्रवाई लिखी थी। अब एक बार हम आपको इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे राइटर्स और उनके कई सारे जो खोजें थी वो इसमें आई हुई हैं। तो कहते हैं कि पहली बार ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग जो किया गया था, उसको जॉन विलिस ने 1602 ईस्वी में किया था। ये उसमें अगर आपके उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि पहली बार ध्वनि के आधार पर कौन सी पुस्तक आई थी, तो आप बताएंगे कि पहली बार जो लिखने वाले थे वो थे जॉन विलिस, और उनकी पुस्तक का नाम था एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में थॉमस सेल्टन ने 1626 ईस्वी में शॉर्ट राइटिंग टेचिग्राफी जिग्लोग्राफिया नाम से आशुलिपि पद्धतियाँ निकाली। मतलब इन्होंने 3 पद्धतियाँ शॉर्ट हैंड की में लिखी हैं, 3 पुस्तकें लिखी हैं। बहुत ही फेमस एवं विद्वान राइटर थे जिनका नाम था थॉमस सेल्टन। इन्होंने 3 लिखी। कौन कौन सी? शॉर्ट राइटिंग, टेचिग्राफी, जिग्लोग्राफिया नाम से आशुलिपि पद्धतियाँ निकाली, जिसका जो प्रयोग था वो सैमुअल पेपिस के द्वारा अपनी डायरी को लिखने में किया गया था। सैमुअल पेपिस डायरियाँ लिखते थे, लेखक के रूप में लेखक थे और ये डायरियाँ लिखते थे। तो इन्होंने इन पद्धतियों का प्रयोग अपनी डायरी को लिखने में किया था। उसके बाद कहते हैं कि 1626 में ही जेनरिया रिच ने अपने चाचा विलियम कार्टराइट की सेमियोग्राफी को नया रूप दिया। ये जेनरिया रिच थे, इनके चाचा थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सेमियोग्राफी। इस सेमियोग्राफी को उन्होंने नया रूप दिया, वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई, तो उन्होंने उसमें वो ध्वनि के आधार पर शब्दों को समावेशित किया, और उनके चाचा का नाम था विलियम कार्टराइट। तो कार्टराइट और रिच, कार्टराइट कौन थे? वो जेनरिया रिच के चाचा थे, जिन्होंने सेमियोग्राफी लिखी थी। और जेनरिया रिच ने एक पद्धति का प्रयोग किया जिसको हम कहते हैं थॉमस गुर्नी एक पद्धति इन्होंने निकाली, जिसमें दोनों व्यक्तियों का सहयोग था, क्योंकि पहले ही विलियम कार्टराइट ने इस पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था सेमियोग्राफी। फिर जेनेरिया रिच ने इसमें अपना बौद्धिक ज्ञान लगाया और उसको नया नाम दिया, जिसको कहते हैं थॉमस गुर्नी, जो कालांतर में मतलब आगे चल करके भविष्य में उसको नाम दिया गया गुर्नीच ब्रेचिग्राफी। ये गुर्नीच ब्रेचिग्राफी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और इसी गुर्नीच ब्रेचिग्राफी का प्रयोग वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे की जब कार्रवाई हुई न्यायालय में, तो उसको लिखने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया गया। इसी पद्धति का प्रयोग तत्पश्चात में सन 1736 ईस्वी में फिलिप गिब्स ने 1736 ईस्वी में फिलिप गिब्स ने हल्के और गहरे बिंदुओं
की आशुलिपि निकाली। हल्के एवं गहरे बिंदुओं की आशुलिपि निकाली। हल्के गहरे का मतलब क्या है कि जब आशुलिपि होती है तो उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो उसमें कुछ स्वरों को बिंदु के आधार पर हल्के बिंदु दे दिए उनको दर्शाने के लिए। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, तो उसको गहरा बिंदु दे दिया। तो ऐसे हल्के और गहरे बिंदुओं की एक आशुलिपि निकाली। इसमें हल्के और गहरे बिंदुओं का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कंपेडियम एंड स्विफ्ट राइटिंग था। बहुत ही लंबा नाम है, थोड़ा सा एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। इसका नाम था अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कंपेडियम एंड स्विफ्ट राइटिंग। ये नाम दिया गया था फिलिप गिब्स के द्वारा। और इसमें ख़ास बात ये थी कि इन्होंने हल्के और गहरे बिंदुओं का प्रयोग अपनी आशुलिपि में किया था। ये कई बार कहीं इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्ज़ामों में भी पूछा जा चुका है कि हल्के और गहरे बिंदुओं का प्रयोग किस पुस्तक में आशुलिपि की किया गया था, किस प्रणाली में। तो उसका नाम था हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कंपेडियम एंड स्विफ्ट राइटिंग। इसके बाद जॉन बायरम ने यूनिवर्सल इंग्लिश शॉर्टहैंड नामक पुस्तक प्रकाशित की। राइटर का नाम था जॉन बायरम और इन्होंने पुस्तक निकाली यूनिवर्सल इंग्लिश शॉर्टहैंड, जिनकी पुस्तक का नाम था। ये उन्होंने शॉर्टहैंड की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें पांच स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर 5 स्थानों पर लगाया जाता था। कहने का अभिप्राय ये है, पुस्तक का नाम था यूनिवर्सल इंग्लिश शॉर्टहैंड। इसको आविष्कारक थे जॉन बायरम। इन्होंने क्या किया कि 5 स्वरों की खोज की। 5 स्वर इंग्लिश में ए ई आई ओ यू जो थे, उनको व्यंजन रेखाओं पर 5 स्थान निर्धारित किए कि प्रथम स्थान पर लगेगा तो ये स्वर होगा, द्वितीय स्थान पर ये, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ऐसे 5 स्थान इन्होंने निर्धारित किए थे कि ये हम व्यंजनों पर 5 स्थान लगाएंगे और ये स्वर उसके बाद में ये अगर ये 5वें स्थान पर है तो ये स्वर आएगा। इस हिसाब से वो इसका ट्रांसक्रिप्शन करते थे। तो 5 स्वरों वाली जो इन्होंने पुस्तक लिखी, नाम था यूनिवर्सल
इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में 5 स्वर ही होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू सभी लोग परिचित हैं। लेकिन जैसे कि अब इस समय जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें व्यंजनों पर 3 ही स्थान होते हैं स्वरों को दर्शाने के। 3 पूर्व में होते हैं और 3 होते हैं पश्चात में, बाद में लिखने के लिए होते हैं। लेकिन जो जॉन बायरम ने यूनिवर्सल इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिखी थी उसमें 5 स्थान होते थे। लेकिन शायद इसमें व्यंजन रेखा का कुछ लंबाई ज़्यादा होती होगी। 5 स्वर अगर इस समय लगा देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ कहाँ पर हो गया है। उसके बाद में थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका टॉपिक जो है वो एक ही वीडियो में एक टॉपिक आपका कवर हो जाए, जिससे अलग अलग वीडियोज़ आपको ना देखनी पड़े। इसलिए धैर्य बनाए रखें और हमारे साथ सीखने का प्रयास करें। जहाँ पर भी समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार, जितनी बार आप पूछेंगे हम आपको पढ़ाने का समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में सैमुअल टेलर ने सैमुअल 1786 ईस्वी में आशुलेखन का व्यापक आधार तैयार कर प्रत्येक अक्षर के लिए एक लिपि चिन्ह बनाया। कहने का मतलब ये है कि सैमुअल टेलर ने बड़ा ही अथक प्रयास किया और क्या किया कि प्रत्येक अक्षर जितने भी व्यंजन होते थे उन व्यंजनों के लिए एक चिन्ह उन्होंने निरूपित किया कि अगर पी आएगा तो इसका चिन्ह ये होगा, के होगा तो इसका चिन्ह ये होगा, हे होगा तो उसका चिन्ह ये होगा, चे के लिए ऐसा चिन्ह होगा। ऐसा प्रत्येक अक्षर के लिए एक चिन्ह बनाया। और बड़ा क्योंकि ऐसा सोचना एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, और वो महान ज्ञाता थे सैमुअल टेलर। और यह कार्य उन्होंने 1786 ईस्वी में किया था। इसे फ्रांस, इटली, हॉलैंड, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों में मान्यता मिल गई, क्योंकि इनका जो व्यापक रूप जो तैयार किया था बहुत ही सराहनीय और विश्वसनीय था। क्योंकि हर व्यक्ति यहीं पर आकर के दिक्कत उसको होती थी कि उसके पास में प्रत्येक व्यंजन के लिए एक निर्धारित लिपि का चिन्ह ही नहीं था। वो काम हमारे महान विद्वान सैमुअल टेलर ने 1786 ईस्वी में कर दिखाया था। तभी इतने बड़े बड़े देशों के द्वारा इसको अपनाया गया। वो देश फ्रांस, इटली, हॉलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश थे। उसके बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक तथा हाई कोर्ट जज सर विलियम जोन्स
सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में संस्कृत की ध्वनि परंपरा के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला, जिसका भाषा वैज्ञानिकों ने गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने अक्षर और ध्वनि में स्पष्ट अंतर समझाया। और अंग्रेजी के 5 स्वरों के परंपरागत प्रयोग की कटु आलोचना की। विलियम जोन्स के प्रतिपादित सिद्धांतों पर जो कार्य ध्वनि लेखन की दिशा में किया गया, उसके कारण ही 19वीं शताब्दी को इंग्लैंड में भाषा विज्ञान का युग कहा जाता है। एक बार थोड़ा सा आपको हम फिर से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ से अब आसलिपि के विकास एक नया रूप ले रहा है, एक नई दिशा यहाँ से उसने आसलिपि के विकास ने ले ली है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक और हाई कोर्ट के जज, ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। वो हाई कोर्ट में जज भी थे और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक भी थे, जिनका नाम था विलियम जोन्स। उन्होंने 1786 ईस्वी में संस्कृत की ध्वनि परंपराओं के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने पढ़ा कि ध्वनि संस्कृत में जिस प्रकार से ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, अगर हम उन्हीं ध्वनियों के आधार को हम आसलिपि में लेते हैं, तभी हम ध्वनि पर आधारित एक तेज गति से लिखने वाली एक लिपि हम बना सकते हैं। तो उस पर प्रकाश जब उन्होंने डाला, लोगों को बताया,
तो जो भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने उस पर गहराई से अध्ययन किया। बहुत से वैज्ञानिकों ने संस्कृत के ध्वनियों के बारे में जानने का प्रयास किया। उन्होंने अक्षर और ध्वनि में स्पष्ट अंतर समझाया। उन्होंने बताया कि ध्वनियाँ हैं वो आपको अलग रखनी पड़ेंगी और अक्षर जो हैं वो आपको अलग निरूपित करने पड़ेंगे। बहुत से तो जो आविष्कारक थे वो स्वर को कहीं पर अक्षर से बना देते थे, उनके लिए सिंबल बना देते थे, और कहीं पर जो व्यंजन होते थे उनको स्वर के स्थान पर उनको ध्वनि के आधार पे ले लेते थे। तो वहाँ पर ऐसी खिचड़ी उन्होंने कर दी कि उनकी लिपि आगे चल कर के फेल हो जाती थी। तो विलियम जोन्स ने यहाँ पर बताया कि अक्षर और ध्वनि में अंतर क्या है, और उन्होंने कहा कि जो हम लोग प्रयास करते हैं कि अंग्रेजी के जो 5 स्वर हैं, अगर हम इन्हीं को लेकर के हम अगर आशुलिपि की खोज करने का प्रयास करेंगे, एक अच्छी आशुलिपि पद्धति अपनाने का प्रयास करेंगे तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग आज जो आशुलिपि पढ़ते हैं उसमें 12 स्वर अपनाए गए हैं, जो छोटे से छोटे ध्वनि को उसमें हमें समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम 5 स्वरों के पीछे पड़े रहते तो आज जो आशुलिपि पद्धतियाँ हमारे सामने हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती, और ना ही तेज़ गति से लिखना संभव हो सकता। तो विलियम जोन्स के इस सार्थक प्रयास को किसी को नहीं भूलना चाहिए। अगर उन्होंने ये प्रयास नहीं किया होता तो संभव ही नहीं होता। तो विलियम जोन्स के प्रतिपादित सिद्धांत पर जो ध्वनि लेखन की दिशा में कार्य हुआ, उसी कारण 19वीं शताब्दी को इंग्लैंड में भाषा विज्ञान का युग कहा गया है। जब विलियम जोन्स ने बताया कि आप उन 5 स्वरों को भूल जाइए और भारत में जो संस्कृत भाषा है उनके जो स्वर हैं उन पर आप गहन अध्ययन करो और उसके बाद में आप कुछ इसमें करने का प्रयास करो, तब आप कर पाओगे। तो जो सिद्धांत उन्होंने दिए थे, जो लिखे उन्होंने सिद्धांत कि ये स्टेप आप फॉलो करो, उसके बाद में ही आप कुछ अच्छा कर पाओगे। तो उसके बाद में भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया और 19वीं शताब्दी को इंग्लैंड में भाषा विज्ञान के युग के स्वर्णिम दिवस के रूप में सभी लोग जानते हैं 19वीं सदी को। और उसके बाद में विलियम जोन्स के कार्य को आगे बढ़ाते हुए ए.जे. एलिस तथा सर आइजैक पिटमैन ने रोमन लिपि में संशोधन के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया और आशुलिपि के लिए ध्वनि सिद्धांत की नींव डाली।
जब विलियम जोन्स ने इस पर उस पुराने वाले जितने भी राइटर थे, जब उनकी आलोचना की, घोर आलोचना की, तो और जो अपने नियम प्रतिपादित किए, उसके बाद में जो महान विद्वान A.J. एलिस और सर आइजैक पिटमैन, इन्होंने उनको बड़ी ही तन्मयता के साथ में संस्कृत के ध्वनि भाषाओं को सीखने का प्रयास किया, और रोमन लिपि जो थी उसमें भी उन्होंने संशोधन किया और हमारे सामने ध्वनि सिद्धांत पर आधारित आशुलिपि प्रस्तुत की। इसके बाद में इंग्लैंड के ही रहने वाले सर आइजैक पिटमैन थे। इंग्लैंड के सर आइजैक पिटमैन ने अपनी आशुलिपि पुस्तक जिसका नाम उन्होंने रखा था स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड, स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड, ये इन्होंने 1837 ईस्वी में प्रकाशित की। जिसे 1840 ईस्वी में फोनोग्राफी अर्थात ध्वनि लेखन नाम दिया गया। उन्होंने सैमुअल टेलर की आशुलिपि पद्धति को आधार बनाया और शब्दों के उच्चारण के लिए जॉन वॉकर की ए क्रिटिकल प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी को आधार माना। उस समय तक अकेले इंग्लैंड में 460 आशुलेखन पद्धतियाँ प्रयोग में आ चुकी थी। यह पद्धति विश्व के कई भाषाओं में
अपनाई गई। अब थोड़ा सा आपको हम संक्षेप में इसको समझाते हैं। एजे एलिस और सर आइजैक पिटमैन ने विलियम जोन्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण किया और उसके बाद में उन्होंने आशुलिपि के क्षेत्र में ध्वनि सिद्धांत की इन्होंने नींव डाली। और सर आइजैक पिटमैन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड। ये इन्होंने पुस्तक 1837 ईस्वी में लिखी थी, जो कि सर विलियम जोन्स के प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित थी, जो आगे चल करके 1840 में इसको नाम फोनोग्राफी दिया गया। ये फोनोग्राफी का मतलब होता है साउंड पर आधारित पुस्तक, ध्वनि पर आधारित पुस्तक। ये इसको नाम 1840 में दिया गया था। और आइजैक पिटमैन ने जो ये पुस्तक लिखी थी उसमें इन्होंने सैमुअल टेलर ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसी पुस्तक पर आधारित इन्होंने अपनी यह पुस्तक लिखी थी, क्योंकि इन्होंने उन्हीं को आधार माना और आधार मान करके इसको लिखने का प्रयास किया था। क्योंकि सैमुअल टेलर ने जो 1786 ईस्वी में एक व्यापक आधार तैयार किया था कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग अलग लिपि चिन्ह बनाए थे, तो सर आइजैक पिटमैन ने भी वही प्रणाली अपनाई सैमुअल टेलर की कि प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह होने चाहिए, और उसी पर आधारित इन्होंने वो लिखी। उच्चारण के लिए इन्होंने जॉन वॉकर की एक पुस्तक थी अ क्रिटिकल प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी कि ध्वनि किस प्रकार से होनी चाहिए, तो इन्होंने इसका आधार बनाया। तो सैमुअल टेलर और जॉन वॉकर की इन पुस्तकों के सहयोग से उन्होंने यह पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड 1837। और इसको बहुत ही ज़्यादा विश्व में अपनाया गया और इस पद्धति को कई भाषाओं में भी लिखा गया। जो आजकल हम लोग अपने यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी की आशुलिपि, उसमें भी ज़्यादातर सर आइजैक पिटमैन की जो प्रणाली है उसी पर आधारित हमने हमारे यहाँ पर ये लिपियाँ मिलती हैं, और उसी लिपि पर आधारित हम हिंदी की शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं। पिटमैन आशुलिपि के चलन के बाद भी विश्व में अधिक सरल पद्धतियों के लिए प्रयास चलते रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक अंतिम रूप हमको सर आइजैक पिटमैन ने दिया था, हम लोग उसी को आधार मान करके आज भी सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो एक अंतिम पुस्तक थी। आज भी विश्व में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे विद्वान हैं जो और अधिक सरल पद्धति लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सतत प्रयास आगे चल रहा है और ये आगे चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो यह एक विस्तृत रूपरेखा विश्व में आशुलिपि का उदय एवं विकास जो आपको बताया गया वो आपको बखूबी समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि एक दो बार जब आप इसे पढ़ेंगे एक इतिहास के रूप में तो आपको ये समझ में आएगा, और ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी।
तो आप इसको समझें, और जहाँ पर भी आपको ये समझ में ना आए तो आप तुरंत संपर्क करें, हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी-सी इसमें कठिनाई होगी क्योंकि इसमें विदेशी जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम हैं और थोड़ा-सा सन है जिनको याद करने में आपको थोड़ी-सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसे बखूबी तरीके से कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।